हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज फिर एक सप्ताह के बाद जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। और आज जो है सो सबसे पहला वीडियो जो मैं रख रही हूँ वो अपनी कहानी को जो है सो पूरा करने का, अधूरी कहानी को पूरा करूँगी। संसार के ताने बाने की जो चौथी कहानियाँ जो मैं आप लोगों के समक्ष रखा था, सौतेली सास, तो उसका जो है सो आज चौथा भाग जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे नीलिमा और ये क्या कहते हैं, राधा जो है सो पक्की सहेलियां हैं अपने, और उन लोग की मुलाकात होती है तो नीलिमा को पता चलता है कि राधा की सास रंजू देवी जो है सो बहुत कड़क स्वभाव की है, उसकी सौतेली सास है और उसे बहुत सताती है। तो नीलिमा जो है सो नीलिमा की सास जो है सो बहुत ही सुलझी हुई मतलब कि औरत है जो कि समाज सेवा करती है, आश्रम उश्रम में जाती है। तो इन लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि किस तरह से रंजू देवी का हृदय परिवर्तन किया जाए। तो इसी संबंध में जो है सो वो रंजू देवी से दोस्ती करती है, उससे मिलती है और उसके बेटे के दुकान पे जाके एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर देती है। चूँकि होली आने वाला है तो विधवा आश्रम के लिए, वृद्धा आश्रम के लिए और मतलब बच्चों लोग के आश्रम के लिए कुछ कुछ वो डोनेट करना चाहती है। तो उसी संबंध में मिलती है और वहीं जो है सो बड़ा सा ऑर्डर देती है। अब मैं चौथा भाग में आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ आगे। तो दोनों जो है सो निकलती है दुकान से, तो बोलती है कि ठीक है, मैं ये क्या कहते हैं, दोनों निकल जाती है तो बोलती है चलिए मैं चलती हूँ अब। हाँ, मुझे भी निकलना है। कहाँ जा रही हैं आप? जी, छोटी बेटी के घर, होली आ रहा है ना, इसलिए कपड़े लत्ते ये सब देना है। ठीक है, आइए मैं छोड़ देती हूँ। नीलिमा की सास जो है सो रंजू देवी को बोलती है, राधा की सास को, कि चलिए मैं आपको जो है सो आपकी बेटी के घर जो है सो छोड़ दूँगी। अरे आप बेकार कष्ट कर रही हैं बेटा, मेरा जो है सो वो रिक्शा बुलवा देगा। कोई बात नहीं, आइए। रंजू देवी ने सिंटू की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो कि जाऊं या ना जाऊं। ठीक है ना माँ, चलिए मैं बिठाता हूँ। फिर सारे पैकेट्स जो कि मतलब कि बहन के ससुराल भेजना था उसे ले करके जो है सो वो गाड़ी में जाके रखवा देता है, नौकर उकर से लेके, और फिर दोनों निकल लेती है। रास्ते में नीलिमा की सास ने राधा की सास से पूरी दोस्ती कर ली थी। आइए ना, यही घर है मेरी बेटी का। जी चलिए। अंजू, हाँ माँ। मम्मा, अंजू दौड़ते हुए आई और उसके गले से झूल गई। हाँ माँ, मम्मा अंजू दौड़ते हुए आई और उसके गले से झूल गई। बस गिराएगी क्या, देख आंटी आई है। हाँ, अंजू ने पैर छुए। ये डीएम की मम्मी है। अच्छा, अंजू खूब खुश हो गई। ड्राइवर ने सारे पैकेट रखे। अंजू ने पूरी तैयारी कर रखी थी। संध्या देवी ने उसे भी मीठे मीठे बोल के जो है सो अपने आईने में उतार लिया था। वो इस तरह से बातें कर रही थी मानो कि सबों से जो है सो बरसों की जान पहचान हो। पूरे 1 घंटे रुकने के बाद संध्या देवी ने कहा कि अब आप लोग आराम से बातें कीजिए और मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। जी प्रणाम प्रणाम। नीलिमा की सास जो है संध्या देवी रंजू देवी को उसके बेटी के घर में छोड़ के वहाँ से निकल लेती है। अब तो संध्या देवी ताक में लगी रहती कि रंजू देवी का पूरा जो है सो वो डाटा निकलवा लिया था कि कहाँ आती जाती है, कब क्या करती है, कभी मंदिर में तो कभी पार्क में तो कभी कहीं। तो दोनों की मुलाकातें जो है सो होती रही। फिर वो दिन भी आ गया था जब रंजू देवी उसकी अच्छी सहेली बन गई थी। अब तो फ़ोन पे भी जो है सो बातें होने लगी थी। एक दिन संध्या ने फ़ोन लगाया। हेलो रंजू, मैं बोल रही हूँ संध्या। हाँ बोलो। कब दोनों आपस में जो है सो आपसे तुम पे आ गए थे ये भी पता नहीं चला था। वो मैं क्या कर रही थी ना कि सिंटू का फ़ोन आया था, सब कुछ तैयार हो गया है, होली भी बस 2-4 दिन में ही है। मैं आ रही हूँ तुम्हारे दुकान पे, सब सामान पैक करने में तुम पैक करा के हम लोग निकलेंगे। तू तैयार हो जाना, साथ में आश्रम चलेंगे। तू भी अपने हाथ से कुछ पैकेट जो है सो दे देना, कुछ पुण्य कमा लेना। हाँ ठीक है कहा तुमने, मैं शाम में तैयार रहूँगी। शाम में जो है सो पूरे 3 गाड़ी गार्ड के साथ जब संध्या देवी सिंटू के दुकान पहुंची तो उसका भी रौब छा गया। अगल बगल के दुकान वालों की नज़र में भी उसकी इज्जत बढ़ गई थी। वहां से संध्या स्टाफ को लेकर जब रंजू के घर पहुंची तो अगल बगल के लोग बाहर तक आकर के दिखने लगे।
सभी में खुसुर फुसुर होने लगी। संध्या देवी को दिखावा करना अच्छा नहीं लगता था, पर यह सब वो जानबूझ करके कर रही थी, जो कि उसके मिशन का हिस्सा था। चूँकि उसको जो है सो रंजू देवी को जो है सो अपना उसको लेना था, उसको उसके दिल परिवर्तन करना था, तो ये सब जो है सो उसके मिशन का ही एक हिस्सा था। तो वो पहुंचती है वहाँ। संध्या जानबूझकर जो है सो कुछ पहले आ गई थी। ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे तुमने तो 5 बजे बोला था, अभी तो 4:30 ही बजे हैं। तू बैठ, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे तेरा घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ राधा जी, मम्मी तुम आंटी का ख्याल रखना, घर घुमा फिरा, चाय पिला, मैं जो है सो आती तैयार होती हूँ। तू बुरा मत मानना, मेरी आदत है, थोड़ा सा वक्त लगता है मुझे तैयार होने में। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा था दुकान पे पैकिंग वैकिंग कराने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए जल्दी आ गई। पर मानना पड़ेगा तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है, सब पहले से ही तैयार करके रखा था, इसलिए जल्दी हो गया। हाँ हाँ, रंजू देवी को जो है सो सिंटू का बड़ाई सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। संध्या उसके चेहरे के भाव, जो उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से पढ़ रही थी। उसने फिर तीर छोड़ दिया। तू भाग्यवान है रंजू, जो इतने अच्छे बेटे बहू तुम्हें मिले हैं। सिंटू तो घर तक आने वाला था मेरे साथ, मैंने ही मना कर दिया, कहा कि दुकान पर रहो, पर्व का समय है। हाँ हाँ ठीक है बहू, तू बाहर सबको चाय नाश्ता करा देना, कहीं देखना कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। वो बात को जो है सो पलट रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि नीलिमा की सास जो है सो सिंटू का बड़ाई जो कर रही थी, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। राधा और संध्या ने आँखों ही आँखों में इशारे हो रहे थे। राधा और संध्या के, मतलब नीलिमा की दोस्त और उसकी सास के बीच में आँखों ही आँखों में इशारे हो रहे थे। उसने सारी तैयारी कर रखी थी, सबों ने छक करके नाश्ता खाना खाया, ढेरों पकवान खाए। राधा जानबूझकर पड़ोसियों को दिखा कर उसकी अवभागत कर रही थी। सबों में उस परिवार के प्रति इज्जत आदर बढ़ गई थी। आधे घंटे के बाद रंजू देवी तैयार होकर आ गई थी। वाह क्या बात है, तू तो गजब लग रही है। रंजू शर्मा गई, क्या बोल रही हो बहू, सुन लेगी? अरे सुन लेगी तो सुन ले। सच रंजू, तू तो जवानी में हीरोइन लगती होगी। उसको चढ़ा रही है संध्या देवी। हाँ खूबसूरत तो मैं थी। फिर वो शर्मा गई। फिर अपना रौब झाड़ने के लिए राधा से बोली, अरे मेरे आने तक सब साफ सफाई कर लेना, खाना भी बना लेना। जी माँ जी। चल संध्या। हाँ चल। दोनों गाड़ी में बैठ गए। रंजू को गार्ड, नौकर, स्टाफ, 3 गाड़ियां देख करके फुली नहीं समा रही थी, मानो संध्या नहीं बल्कि वो ही डीएम की मम्मी हो। संध्या ने उसका अच्छा मूड देख करके बातें जो है सो शुरू कर दी थी। और बता रंजू, मैंने कभी पूछा ही नहीं तेरे कितने बच्चे हैं? 4, 2 बेटा 2 बेटी, और ये सिंटू सौतेला बेटा है हमारा। क्या कहती हो? पर तुम दोनों को देख करके तो ऐसा नहीं लगता, उन दोनों को देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि सिंटू जो है सो तुम्हारा सौतेला बेटा है और राधा जो है सो तुम्हारी सौतेली बहू है। हाँ पूरा दबदबा है हमारा, मुट्ठी में करके रखा है। रंजू देवी बोल रही है कि पूरा दबदबा है हमारा, मुट्ठी में करके रखा है। सौतेली माँ हूँ तो क्या मजाल नहीं कि एक भी बात पे चूचा कर ले। रंजू, माँ तो माँ होती है, सौतेली या सगी नहीं। संध्या देवी बोल रही है। वैसे मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताऊं, नीलिमा मेरी बहू को भी नहीं पता कि मैं भी उसकी सौतेली सास हूँ। क्या? रंजू चौंक पड़ी। पर तू तो उससे इतना प्यार करती है, छोटे छोटे बाल, आधुनिक वस्त्र, सब कुछ छूट दे रखा है पहनने के लिए। हाँ और मज़े की बात बताती हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, उन दोनों को भी नहीं पता कि राजेश उसका सौतेला भाई है। क्या? रंजू फिर चौंक पड़ी। हाँ मैं शुरू से आश्रम आती जाती रही हूँ, बचपन में कभी दादाजी के साथ, कभी मम्मी पापा के साथ। मैं सेठ दीनदयाल, तुमने सेठ दीनदयाल का नाम सुना है? वो औरंगाबाद वाले? हाँ मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, पूरे खानदान में एकमात्र बेटी। 4 भाइयों का परिवार, करोड़ों अरबों खरबों का लेन देन, पूरे 10 भाइयों में इकलौती मैं। सोचो मेरा क्या दबदबा हो रहा होगा। हाँ वो तो है, पर जानती है आज किसी से मेरी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मैंने मात्र एक इंजीनियर, वो भी विधुर, एक 7 साल के बेटे के बाप से प्यार कर लिया, भाग के शादी कर ली। सभी खिलाफ हो गए, मरने मारने तक की नौबत आ गई थी। सब कुछ बर्दाश्त कर हम बहुत दूर जो है सो किसी शहर में चले गए। वहाँ उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई,
किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर मेरे 2 बेटे हुए, हमने तीनों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पर नसीब को कुछ और मंजूर था। राजेश 18 का, रमेश 9 साल का और सोमेश मात्र 7 साल का था कि पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मायके ससुराल कोई भी नहीं, क्योंकि राजेश के पिता एक अनाथ थे। मैं एमएससी पास उस ज़माने में अनुकंपा पे छोटी नौकरी को चाहती तो नहीं करना चाहती थी, और अगर चाहती तो अपने सौतेले बेटे को नौकरी दे देती, जिम्मेदारियों का बोझ उस पर डाल देती। वो घुटता पिसता हमें जैसे तैसे पोस ही लेता, पर नहीं, मैंने उसे सबसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया, अपने दोनों बेटों को पास रखा, उससे ज़्यादा राजेश से प्यार किया, हर सुख दिया। और आज देखो, राजेश डीएम बना और मेरे दोनों बेटे इंजीनियर, एक बेंगलोर में पोस्टेड है, दूसरा पूना में। दोनों की प्राइवेट नौकरी है, महंगा शहर है, इसलिए सैलरी कम नहीं पड़ जाए कह के दोनों को 3-3 बेडरूम का फ्लैट खरीद के दिया है। मेरे बेटे ने खुद अपने लिए 1 फीट का ज़मीन भी अब तक नहीं खरीदा है। रंजू जो है सो राजेश के बारे में, रंजू को राजेश के बारे में संध्या देवी बता रही है। क्या रंजू देवी का जो है मुंह खुला का खुला था। और सुन, बिल्कुल ऑनेस्ट है मेरा बच्चा, बहुत गर्व है मुझे उस पर। उसे रहना खाना सब फ्री है, इसलिए ये सब लोन ले रखा है, और वो पैसा दोनों बेटों के कार लोन और फ्लैट लोन में जाता है। 5 साल का और बचा हुआ है लोन देना, और तभी जाके वो 5 साल का लोन जब पूरा हो जाएगा तभी जाके शायद वो अपने लिए कुछ सोचे। और सुनो, मेरा लीवर ख़राब हो गया था, दोनों बेटों का एग्ज़ाम चल रहा था, नीलिमा पेट से थी, पर इस दोनों बेटे बहू ने बच्चों ने मेरी एक न सुनी। राजे ने अपनी जान जोखिम में डाल के अपना लीवर काट के मेरी जान बचाई, मैं अपना लीवर मुझे डोनेट करवा के अपना मेरी जान बचाई। नीलिमा की भाग दौड़ में बच्चे खराब हो गए। क्या? संध्या देवी सिसक पड़ी। अब तू ही बोल, क्या माँ सौतेली होती है? रंजू देवी के मुख से बोल ना फूटे। राकेश की 6 महीना पहले शादी हुई है, चलो मानती हूँ खेलने खाने का समय है, इसलिए मैं बूढ़ी कबाब में हड्डी क्यों बनूं, पर चाहती तो सोमेश के साथ तो रह सकती थी, वो तो अभी कुमारा है। पर नहीं, मैंने सोच लिया है जिंदगी के अंतिम सांस तक मैं राजेश के पास ही रहूंगी। रंजू देवी की आंखें भी छलछला उठी। पता नहीं संध्या देवी की दुख दर्द की कहानी का असर था या अपने किए गए अन्यायों का। अरे तब से मैं ही बकबक कर रही हूँ, कुछ तू भी सुना अपने बारे में। मैं क्या सुनाऊँ, मेरे भी 5 बच्चे हैं। वैसे देखो तो दोनों बेटी की शादी यहाँ करवाई थी बिना बाप की बच्ची, इसलिए लोकल में ही मैंने करवाई तो दबदबा बना रहेगा। और मेरे भी दोनों बेटे इंजीनियर हैं, दोनों की शादी हो गई है। छोटी बहू माँ बनने वाली है, उसी से मिलने गई थी। उससे बड़े को 2 जुड़वा बेटे हैं, एक बेटी बड़ी अंजू को 2 जुड़वा बेटे हैं, एक बेटी बड़ी अंजू को एक बेटा एक बेटी है, और अंजू को भी जो है सो 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी बाद में 2 जुड़वा बेटे हुए हैं, और दोनों बच्चे जुड़वा बच्चे हुए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि रंजू बोल रही है कि हमारे ख़ानदान में जुड़वा बच्चों का जो है सो प्रचलन है, तो दोनों बच्चों को जो है सो जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए छोटी बहू को भी जुड़वा तो नहीं होने वाले। यही जांच पड़ताल करवाने के लिए मैं गई थी, उसी में गई थी। बाद में उसकी माँ आ गई, जो कि पास में ही रहेगी, अब पास में ही उसकी रहेगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, पर तुम यहीं रहती हो ना हमेशा? हाँ। वो हाँ, क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना कि मेरे बेटे का तो 2-3 साल में तबादला होता रहता है, मतलब बदली हो जाता है, तो मैं उसके ट्रांसफ़र होने के पहले ही दूसरे औरतों का जो है सो एक टीम तैयार करवाती हूँ, जो कि औरतों का टीम तैयार करती हूँ जो कि सीधी हो, नेक दिल हो, जिससे दूसरों की भलाई करने की नीयत हो, ताकि मेरे जाने के बाद वो आश्रम की देखभाल में मदद कर सके। वो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो
ये कि वो यहाँ की परमानेंट निवासी हो, ताकि हमेशा काम पे ध्यान दे सके। फिर तुम्हारे दुकान से कपड़ा लत्ता भी का भी बिक्री बराबर होता रहेगा, तो भला ही होगा ना, तुम्हारा नुकसान तो नहीं होगा। हाँ ये तो है। देखो तुम अपने दोस्तों में से देखो, अगर एक दो लेडीज़ तैयार होती है तो हाँ तुम ठीक कर रही हो। दोस्तों बहुत बड़ी कहानी है। मैंने सोचा था कि कुछ और आप लोगों के समक्ष रखूंगी, लेकिन बहुत लंबी कहानी है, तो इसलिए अब मैं यहीं पे जो है सो इसका अंत कर रही हूँ। और अब अगला भाग में फिर अभी रखूँगी। मैं इतना दूर तक आप लोगों के पास रखती हूँ। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।